पहली क्लास है और पहली क्लास आपकी स्टार्ट होती है यहाँ से। देखिए, जब हम पहली क्लास स्टार्ट करते हैं, जब मैंने कोचिंग स्टार्ट करी थी और जब पहली बार मैंने संविधान को पढ़ा था तो मेरे सामने भी यही क्वेश्चन आया था। ये पूछा जाता है कि संविधान है क्या। मेरे टीचर ने भी मुझसे यही क्वेश्चन पुटअप किया था कि बताइए कि संविधान क्या है। हालांकि पूरी क्लास थी, ऑफलाइन क्लास थी, 2010 की मैं बात कर रहा हूँ। तो 2010 में ऑफलाइन क्लास में हम बैठे थे। तो जैसे ही पहले दिन संविधान स्टार्ट हुआ तो उन्होंने पूछा कि बताइए कि संविधान है क्या चीज। बहुत बच्चों का यही जवाब हो सकता है जो मेरा जवाब था उस समय। मैंने भी कहा था कि संविधान जो है ये एक कानून की किताब है। कानून की किताब, कानून की किताब है, किताब है। क्या आप सभी का भी आंसर यही है? तो आप एक बार कमेंट करिए जरूर। नॉर्मली जब भी हम किसी नए बच्चे से या किसी ऐसे बच्चे से जिसने संविधान पढ़ रखा होगा, वो यही कहेगा कि जो संविधान है, जब हम उनसे आंसर करते हैं तो ये क्या है, तो ये कानून की किताब है। नॉर्मली बात करें हम इसकी परिभाषा की, या ये कहें कि भारत के अंदर जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, तो देश की सर्वोच्च सर्वोच्च विधि है। विधि, विधि का मतलब क्या होता है? तो विधि का मतलब होता है कानून। कानून, विधि का मतलब क्या होता है? कानून होता है। जैसे कि मैंने बताया कि भारत के अंदर सर्वोच्च कानून की किताब कौन सी है, तो यह है संविधान। क्या संविधान के अलावा और कोई किताब, मतलब कानून की ऐसी कोई किताब नहीं है जिससे देश के कानूनों का संचालन होता हो और यहाँ की जो सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका संचालन किया जाता हो? तो उसका जवाब है ऐसी भी किताबें हैं और ऐसे भी कुछ अधिनियम हैं जिनके द्वारा देश है उसको चलाया जाता है। तो बात करते हैं जो सर्वोच्च विधि है जिसके द्वारा राजनीतिक राजनीतिक नैतिक, दूसरा आर्थिक आर्थिक और तीसरा सामाजिक सामाजिक सामाजिक, तीनों कानूनों का जो संचालन करता है वो संविधान करता है, जिसको हम देश के अंदर सर्वोच्च विधि के रूप में कंसीडर करते हैं। इसके साथ साथ देश के अंदर जो क्राइम होता है उसको कंट्रोल करने के लिए भी विधि है। और वो कौन सी विधि है, वो बहुत बच्चे जानते भी होंगे और बहुत बच्चों ने पहले से पढ़ भी रखी होगी। ये है आपकी BNS। एक BNS है और दूसरी आ जाएगी BNSS। BNS होती है भारतीय 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 न्याय न्याय संहिता संहिता, भारतीय न्याय संहिता, ये याद रखोगे। और BNSS जो होती है इसको बोला जाता है भारतीय भारतीय नागरिक नागरिक सुरक्षा 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 संहिता संहिता। ये आपने याद रखनी है। अभी इनके बारे में मैं डिफाइन करूंगा कि ये चीजें क्या हैं, ये कौन सी कानून की किताब है और कहां पर ये चलती है। ये दोनों की दोनों जो विधि हैं ये 1 जुलाई 2023 को पूरे भारत के अंदर लागू हुई थी। याद रखना, 1 जुलाई 2023 को भारत के अंदर लागू होती हैं ये दोनों की दोनों विधि। BNS का काम है कि संविधान जो है, संविधान का यदि कोई उसके अधिकारों का हनन करता है तो उसको दंड का जो प्रावधान करती है, यहां पर लिखेंगे इसको दंड का प्रावधान। दंड का प्रावधान, प्रावधान कौन करेगी? तो फिर आपने मार्क करना है BNS करेगी। BNSS का काम है जो आपकी न्यायालयों के अंदर चलती है। नॉर्मली हम इसको इस बात से भी कंसीडर कर सकते हैं कि यदि संविधान के अधिकारों का कोई हनन करेगा तो फिर सामने आएगा सर्वोच्च न्यायालय। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान को संरक्षण जो प्रोवाइड है वो प्रोवाइड कराने का काम करता है। तो यदि संविधान को संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलाया जाएगा सारी चीजों को, तो फिर कौन सामने आने वाला है? तो ये न्यायालय आने वाला है। न्यायालय न्यायालय आएगा और न्यायालय के अंदर जो सर्वोच्च विधि चलती है वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। जो काम करती है, जो दंड BNS के द्वारा दिए जा रहे हैं, जो दंड BNS के द्वारा दिए जा रहे हैं
उनका रिव्यू करना या उनकी समीक्षा करना। तो दंडों की समीक्षा कौन करेगा? दंडों की समीक्षा करेगी बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। दंडों की समीक्षा किसके द्वारा की जाएगी? तो फिर आपने मार्क करना है कि बीएनएस। तो थानों के अंदर जो विधि चलती है, एक कानून चलता है थानों में, तो वो चलता है बीएनएस की एक किताब होती है, जहां आप ये देखते हो कि धारा 302, धारा 125 या धारा 146, ऐसी जो धाराएं होती हैं वे किसके अंदर हैं? तो वे बीएनएस के अंदर हैं, जो देश के अंदर क्राइम को कंट्रोल करने का काम करती है। दूसरी, कहीं पर थाने से कोई ऐसी धारा किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी नागरिक के ऊपर गलत ना लगा दी गई हो या उसको गलत सजा ना दी जा रही हो, उसका रिव्यू करने का काम कौन करेगी? फिर बीएनएसएस करेगी, नागरिक सुरक्षा संहिता। तो अब जब मैंने आपको बताया था कि जो संविधान है वो एक कानून की किताब है, जिसके अंदर जो सर्वोच्च विधि तो है ही है, इसके अंदर देखिए बीएनएस को भी हम कंसीडर रखेंगे, इसके अंदर बीएनएसएस को भी रखेंगे, और उसके साथ साथ कुछ अधिनियम है, जिसके अंदर कुछ अधिनियम आ जाएंगे। कुछ अधिनियम बताऊंगा अभी कौन कौन से अधिनियम आएंगे, कैसे आएंगे, थोड़ा सा डिस्कस करके चलेंगे उसको भी। अधिनियम, नियम, कुछ अधिनियम आ जाएंगे। और यहां पर एक हमने संविधान पढ़ा, दूसरा यहां पर हमने बीएनएस पढ़ा, तीसरी किताब हमने यहां पर पढ़ी कौन सी? बीएनएसएस। और चौथा आपका आ जाएगा, फोर्थ नंबर पर कुछ अधिनियम आ जाएंगे, कुछ एक्ट आ जाएंगे। जैसे आप देखते हो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जैसे आप देखते हो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, जैसे आप देखते हो बच्चों के लिए, जैसे बच्चों के लिए आतंकवाद को कंट्रोल करने के लिए जो अधिनियम होते हैं, तो कुछ अधिनियम भी जो हैं वो देश के अंदर सुरक्षा या देश को संचालन करने का काम करते हैं, और ये सभी जो हैं संविधान के दायरे में आते हैं। तो ये याद रखना। और कुछ गैर संवैधानिक निकाय होते हैं, गैर संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय भी होते हैं। अभी बताऊंगा निकाय कैसे होते हैं, गैर संवैधानिक निकाय। देखिए 5वें नंबर पर, तो गैर संवैधानिक जैसा आप देखते हो नीति आयोग। नीति आयोग जो है देश के अंदर नीतियां बनाने का काम करता है, एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है, लेकिन संविधान के किसी भी आर्टिकल में, संविधान के किसी भी अनुच्छेद में उसका जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए गैर संवैधानिक निकाय। जैसे आप देखते हो मानव अधिकार आयोग, जैसे आप देखते हो महिला आयोग, तो ये सभी आयोग जो है जिनका संविधान के अंदर जिक्र नहीं होता, उनको कहा जाता है गैर संवैधानिक निकाय। और जिनका संविधान के अंदर जिक्र है, जैसे कि जीएसटी और जैसे कि आपका आ जाएगा वित्त आयोग, ये सभी क्या हो जाएंगे? ये सभी हो जाएंगे संवैधानिक निकाय। तो ये संविधान के दायरे में ही आते हैं। तो अब हमने क्या चीज समझी? हमने समझा कि जो संविधान है वो देश के अंदर एक सर्वोच्च विधि है, जो सर्वोच्च विधि के रूप में काम करता है। कानून की किताब के रूप में हमने पढ़ा कि एक कानून की किताब है जो थानों के अंदर चलती है, जिसको भारतीय न्याय संहिता बोलते हैं, जिसमें दंड का प्रावधान किया जाता है। दूसरी है जो न्यायालयों के अंदर चलती है, किसी नागरिक को गलत तरीके से दंड तो नहीं दिया जा रहा या किसी के संवैधानिक अधिकारों का हनन तो नहीं किया जा रहा। फिर सामने आती है बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। कुछ अधिनियम होते हैं जो आपके पर्यावरण से संबंधित भी होते हैं, मानव से संबंधित भी होते हैं, और उसके साथ साथ जीव जंतु से संबंधित भी होते हैं, जिनके द्वारा देश को चलाया जाता है। और कुछ गैर संवैधानिक निकाय भी होते हैं, जिनके द्वारा देश के अंदर जो शासन व्यवस्था है उसको कंट्रोल किया जाता है। जब हम संविधान की बात करते हैं तो यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और समझ लीजिए। जब हम संविधान की बात करते हैं, संविधान जो है ये संविधान की बात करें तो संविधान का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसको बोला जाता है समधन विधान। समधन विधान मतलब कि सम का मतलब हो जाएगा समान, और विधान का मतलब हो जाएगा विधि या कानून। ऐसा कानून जो हर एक व्यक्ति के लिए समान हो, गरीब के लिए भी समान हो, अमीर के लिए भी समान हो, यानी
और भारत के अंदर कोई कानून है तो वो हर एक व्यक्ति के लिए समान रूप से होना चाहिए। उसी तरह ये जो संविधान है, संविधान की जो दृष्टि होनी चाहिए भारतीय नागरिकों के लिए, वो भी बिल्कुल समान रूप से होनी चाहिए। ना गरीबी का, ना अमीरी का, ना ऊंच का, ना जात का, ना पात का, किसी तरह का भी भेदभाव संविधान के अंदर नहीं मिलता। इसीलिए इस शब्द के अंदर छुपा होता है समान विधि। संविधान जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन शब्द से बना है। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, ट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में इसको बोलते हैं। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये शब्द लैटिन भाषा का एक शब्द है, कॉन्स्टिट्यूशो। लैटिन भाषा का एक शब्द है, आप याद कर लेना, कई बार पूछ लेता है। लैटिन, लैटिन भाषा का शब्द है, भाषा का शब्द है कॉन्स्टिट्यूशो, कॉन्स्टिट्यूशो, कॉन्स्टिट्यूशो इससे बना हुआ है। बस इस शब्द को याद रखना, हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता। नॉर्मल ये पूछा जाता है कि जो संविधान है वो किस भाषा के शब्द से बना है, तो आपने बताना है ये लैटिन भाषा के शब्द से बना है। तो उम्मीद करूंगा कि ये सभी चीजें जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसकी परिभाषा को हम किस तरह समझ सकते हैं, तो थोड़ी सी आप एक बार इसकी परिभाषा को समझ लीजिए। हालांकि ये चीज मैंने बता दी, संविधान किसी देश का वह सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है जिसके आधार पर देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। और शासन व्यवस्था मैंने अभी आपको बताई, कौन सी शासन व्यवस्था चलाई जाती है, तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, ये सभी जो शासन व्यवस्थाएं हैं किसके अकॉर्डिंग चलती हैं, संविधान के अकॉर्डिंग चलती हैं। यह तय करता है कि सरकार की शक्तियां क्या होंगी, और यही तय करता है कि नागरिक, जो देश के अंदर नागरिक रह रहे हैं, उनके मौलिक अधिकार क्या होंगे। और यही तय करता है कि देश के कानून और नियम जो है वो किस तरह से काम करेंगे। जैसे मैंने बताया अभी आपको, जो गैर संवैधानिक निकाय हैं, गैर संवैधानिक निकाय हैं, संवैधानिक निकाय ये किस तरह से काम करेंगे, निकाय ये किस तरह से काम करेंगे, निकाय। और उसके साथ साथ जो अधिनियम है, नियम ये किस तरह से काम करेंगे, ये सब कौन डिफाइन करता है, ये सब डिफाइन करने का काम है संविधान का। तो उम्मीद करूंगा कि आप संविधान को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जब हम संविधान की बात करते हैं, जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के 2 पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं। इसको अधिनियमित कब किया गया, अधिनियमित कब किया गया, और इसको लागू कब किया गया। कोई क्वेश्चन छोटा नहीं होता, इसलिए अच्छे से समझ लेना, ये पॉइंट भी पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी। अधिनियमित किया गया था इसको 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, यानी कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, और इसके ऊपर जितनी भी संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने सिग्नेचर कर इसको जो है बनाकर तैयार कर दिया था। और लागू होने की डेट आप सभी बच्चे जानते होंगे, 26 जनवरी 1950 है। 26 नवंबर का दिन, इसीलिए हम संवैधानिक दिवस मनाते हैं, या संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो आपने मार्क करना है 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये सभी पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं। बात करते हैं हमारा जो संविधान है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, और जब लागू हुआ था, लागू होने की डेट मैंने आपको बताया, लागू हुआ यानी कि 26 जनवरी 1950 में संविधान की क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है। वर्तमान की बात करें, इसके अंदर भाग जो हैं, इसके अंदर 22 भाग हैं, और यदि उपखंड को मिला दें, उपखंडों को मिलाकर इसके भाग जो हो जाते हैं ये 25 हो जाते हैं। याद रखना, बहुत बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन में आते हैं कि सर जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो हम 25 मार्क करेंगे या 22 मार्क करेंगे। तो नॉर्मली मैं बात करूं
उपखंडों को किसी अलग खंड के रूप में हम कंसिडर नहीं कर सकते। ये एक मैथ का रूल है। जैसे मैं बात करूं, यहां पर आ जाए 4 कै, यहां पर 4 आ जाए, यहां पर 4 ख आ जाए, यहां पर 4 ग आ जाए, 4 ग आ जाए, और यहां पर आ जाए 5, तो आप इसे 4 के ही उपखंड पढ़ोगे। ऐसा नहीं कि ये 4 है, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और इसको क्या कहोगे आप? 8 कहोगे। 5 5 ही लिखा हुआ है, और ये एक मैथ की दृष्टि से 5 ही रहने वाला है। तो उपखंड जब भी होंगे, उपखंड ही कहलाएंगे, ऐसे नहीं कि उसको अलग भाग कंसिडर कर देंगे। तो ये पॉइंट भी जैसे जैसे आपका संविधान आगे बढ़ेगा, तो ये सभी डाउट जिस तरह से एग्जाम में पूछे जाएंगे वो भी बताऊंगा, और जिस तरह से आपने आंसर मार्क करना है वो सब पॉइंट मैं आपको बताकर चलूंगा। तो बहुत सारी चीजें आपको जो कोई नहीं बताता यूट्यूब पर, वो सारी चीजें भी मैं आपको बता के चलूंगा कि कब कब आपने किस आंसर को सिलेक्ट करना है। भाग कितने थे, कितने हैं? वर्तमान में 22 है। अनुसूची कितनी है? अनुसूची इसके अंदर 12 है। अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद कितने हैं? तो अनुच्छेद इसके अंदर 395 है। अब बहुत बच्चे कहेंगे कि सर ये भी तो बढ़ चुके हैं, तो फिर मैं बात करता हूं, ये उपखंड ही हैं। उपखंड जो है उपखंड ही हैं, तो उपखंडों को ऐसे नहीं है जो है, उपखंडों को हम अलग से मार्क करेंगे। तो ये 448 आपको देखने के लिए मिलेगा। जो जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम की स्थिति क्या थी? तो उस टाइम की स्थिति में जो भाग थे, भाग ये 22 ही मार्क करोगे। ऐसे पूछा जाता है कि जब संविधान लागू हुआ उस समय संविधान के अंदर कितने भाग थे, या कितनी अनुसूची थी, या कितने अनुच्छेद थे। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। अनुसूची कितनी थी? अनुसूची ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 8 अनुसूची थी। अभी मैंने कितनी पढ़ाई, कितनी हो चुकी है? 12 हो चुकी है। वही बात करें अनुच्छेद कितने थे, तो अनुच्छेद जो थे उस समय भी 395 ही थे। अब ये सभी डाउट जो हैं आपके कि सर कब हम 48 लगाएंगे, 448, और कब हम 395, ये आपको आगे की क्लास जैसे जैसे चलेंगी सभी डाउट आपके क्लियर कराता चलूंगा। जैसे कि मैंने कहा था आज की बेसिक क्लास है, हो सकता है 25-30 मिनट से ज्यादा हो जाए, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। आगे की जितनी भी क्लासें होंगी 25 से 30 मिनट के अंदर ही मैं खत्म करूंगा, और बहुत थोड़ा थोड़ा टॉपिक समझाऊंगा और बहुत रिलीवेंट समझाऊंगा जो एग्जाम को बिल्कुल सीधे सीधे हिट करेगा। आगे बात करते हैं। देखिए जैसे कि मैंने बताया था कि जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यहां पर क्वेश्चन बना है, खालिस्तान लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। और ये देखिए सीजीएल जो है 2022 में क्वेश्चन बना था। यानी कि जो विशेषताएं मैंने बताई, जो संविधान मैंने बताया, वहां से रिलेट करके इस टाइप का क्वेश्चन बना। तो आप क्या मार्क करोगे? देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा किसको स्वीकार किया जाता है? संविधान को स्वीकार किया जाता है। तो संविधान के बिना किसी देश का अस्तित्व नहीं हो सकता, ये आप अच्छे से समझ लेना। आगे बात करें, ये सभी आपको डिजिटल रूप में जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे, पीडीएफ भी मिलेगा, मेरे टेलीग्राम पर मिलेगा, और उसके साथ साथ मैं बुक भी लॉन्च कर रहा हूं, अभी उसके बारे में बताऊंगा। आगे बात करते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया आपको संविधान दिवस, तो संविधान दिवस से भी क्वेश्चन बना है। ये भी 2022 का ही क्वेश्चन बना हुआ है कि संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, जिस दिन ये संविधान को हमने अधिनियमित किया। लागू होने वाले दिन को तो हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में हम किसको मनाते हैं? तो 26 नवंबर को मनाते हैं। बात करते हैं जो चीजें मैंने अभी आपको यहां पर पढ़ाई हैं, जैसे मैंने सारी चीजें आपको यहां पढ़ाई हैं। मैंने पढ़ाया आपको, देखिए दंड का प्रावधान हुआ है जिसके लिए बीएनएस है, संविधान बना है। कुछ गैर संवैधानिक निकाय जो हैं, संवैधानिक निकाय ये बने हैं, और कुछ अधिनियम जो एक्ट हैं भारत के अंदर जिनके द्वारा शासन को संचालित किया जाता है। अब ये सब एक रूप में, जैसे कि यहां पर आप बच्चों ने शुरू में ही आंसर किया था कि एक कानून की किताब है।
अब कानून की किताब मुझे बताइए, कोई किताब है, क्या वो स्वयं ही इंप्लीमेंट हो जाएगी, खुद ही लागू हो जाएगी? किताब बनाकर छोड़ दो, आपके घर में कोई किताब रखी है, क्या उसके अंदर जो नियम कानून है वो स्वयं ही लागू हो जाएंगे जब तक आप उसको घर के या परिवार के अंदर लागू नहीं करोगे? तो संविधान को लागू करने के लिए जिसकी जरूरत पड़ती है उसी को हम कहते हैं यहां पर, देखिए, उसी को हम यहां पर कहते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी कि इसको हम कह सकते हैं राज व्यवस्था। राज व्यवस्था, तो राज व्यवस्था, राज व्यवस्था, राज व्यवस्था ये कह सकते हैं। पॉलिटी उस चीज को कह सकते हैं जो संविधान को इंप्लीमेंट करने का काम करती है, जो लागू करने का काम करती है। जैसे बात करें विधायिका की, विधायिका का क्या काम है? तो विधायिका का काम है कानून को बनाना, कानूनों को बनाना। तो भारत के अंदर जितने भी कानून हैं वो किसके द्वारा बनाए जाएंगे? विधायिका। और विधायिका में हम किसको रखते हैं? संसद को रख सकते हैं, संसद को। संसद में लोकसभा और राज्यसभा को रख सकते हैं, और विधानसभा और विधान परिषद राज्य स्तर पर भी रख सकते हैं। ये सभी चीजें आपकी जैसे जैसे आगे की क्लासें बढ़ेंगी, जब हम संसद को पढ़ेंगे, जब हम जो विधानसभा और विधान परिषद को पढ़ेंगे, तो वहां पर क्लियर होंगे। कार्यपालिका का क्या काम है? मैंने बताया कि संविधान और जितने भी कानून भारत के अंदर बने हैं उन सबको इंप्लीमेंट करने का काम कौन करती है? ये करती है कार्यपालिका। यानी कि कानूनों को लागू करने का काम कौन करेगी? तो ये करेगी कार्यपालिका। न्यायपालिका का काम मैंने बताया, जितने भी अधिनियम, जितने भी गैर संवैधानिक निकाय हैं या जितना भी संविधान के अंदर कंटेंट है, उस सब का रिव्यू और उस सब को संरक्षण देने का काम कौन करती है? न्यायपालिका करती है। यानी कि कानूनों का संरक्षण, कानूनों का रक्षण ये किसके द्वारा किया जाता है? न्यायपालिका। या ऐसे भी कह सकते हैं विधायिका ने जो कानून बनाया, कार्यपालिका ने जो कानून लागू किया, वो सही है या गलत है, उस बात की समीक्षा कौन करेगी? तो ये करेगी न्यायपालिका। वो जो कानून है, वो कानून देश में रहने वाले लोगों के लिए सही है या गलत है, इस चीज को डिफाइन करने का काम कौन करती है? तो ये करती है न्यायपालिका। उम्मीद करूंगा कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। संविधान की विशेषताओं को नॉर्मली हम पढ़ते हैं जब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं, तो संविधान की प्रस्तावना को भी पढ़ेंगे, भाग 1 को पढ़ेंगे, भाग 2 को, भाग 3 को, मौलिक अधिकार, सभी चीजें आपकी इस क्लास जो ये सीरीज चल रही है, फाउंडेशन बैच चल रहा है, इसमें कवर होगी। नॉर्मली थोड़ी सी 1-2 चीज मैं आपको बता देता हूं संविधान की विशेषताओं के रूप में। तो इस सब को तो आप एक बार कैंसिल कर दीजिए। विशेषता में आप पढ़ते हैं संघवाद। यानी कि भारत जो है, मैं लिख देता हूं पहले संघवाद। संघवाद का मतलब ये है कि भारत जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी में डिवाइड है। तो उसी को हम क्या कहते हैं कि भारत अनेक राज्यों का संघ है। तो संघवाद है। और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? लोकतंत्र यानी कि मूल सत्ता जो है किसके हाथ में है? जनता के हाथ में। जैसे बात की जाए, 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बनता है, आपके गांव का जो प्रधान होता है वो भी 5 वर्ष के लिए बनता है। 5 वर्ष बाद आपके हाथ में वोट का अधिकार दिया गया है, आप उस वोट का सही इस्तेमाल कर एक प्रधानमंत्री, एक विधायक, एक ग्राम प्रधान, इन सबको हटा सकते हैं। इसलिए भारत के अंदर लोकतंत्र है। और बात की जाए तो, और मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा देता हूं। ये सारी चीजें मैंने बता दी। 4th पिलर माना जाता है मीडिया को। ये पिक्चर मैंने जानबूझ के रखी है क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल की जो मीडिया है उस तरह से काम नहीं कर रही। और एक मैं आपको सोच प्रोवाइड कराने की भी कोशिश कर रहा हूं। सोचिए, जब इतना अत्याचार संविधान के होते हुए हो रहा है, हालांकि सारी चीजें देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधायक और सांसद जितने भी हैं सभी संवैधानिक रूप से कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी इतना अत्याचार हो रहा है, बच्चों का पेपर लीक हो रहा है लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही। इतना अत्याचार संविधान के रहते हुए हो रहा है, वोट चोरी हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं देश के अंदर। एक तरह से ये कहें कि
जंगल राज स्टार्ट हो चुका है। मीडिया फोर्थ पिलर के रूप में जानी जाती है। मीडिया फालतू की चीजें तो दिखाती है लेकिन शिक्षा को नहीं दिखाती, स्वास्थ्य को नहीं दिखाती, बेरोजगारी को नहीं दिखाती। तो ये पिलर कहीं ना कहीं, चौथा स्तंभ जिसको लोकतंत्र का माना जाता है, ये कहीं ना कहीं कमजोर पड़ चुका है, कहीं ना कहीं इसी तरह से डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। और रैंक भी देखिए क्या है, आपको पता ही है, 157वीं रैंक पर हमारी मीडिया है, यानी कि जिसकी आवाज को देश के अंदर दबाया जा रहा है। तो ये मैंने केवल इस वजह से रखी थी इमेज। बात करें, जैसे यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है विशेषताओं को, मैं फिर बता देता हूं कि विशेषताएं जो हैं, हम जब जो प्रस्तावना पढ़ेंगे उसमें मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से, वहां पर विशेषताओं को कवर कर लेंगे। क्लास को मैं लंबी ज्यादा नहीं खींचना चाहता, वो 25-30 मिनट के अंदर इसको भी कवर करने की कोशिश करता हूं। देखिए, कौन सी भारत के संविधान की एक का मतलब एकल विशेषता, एकल विशेषता नहीं है। यहां पर यह बात ध्यान रख लेना कि जब भी क्वेश्चन आप पढ़ोगे इस टाइप से, तो ये नहीं शब्द जरूर देख लेना, क्योंकि मैंने बहुत बार गलती की है। मैं क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ता था, बस यहां पे पढ़ा कि भारत के संविधान की एक विशेषता। एक का मतलब है कि एकल विशेषता, एक ही रूप में। तो हम यहाँ यदि क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ेंगे तो एकल नागरिकता है, यानी एक ही नागरिकता दी गई है। ऐसे नहीं कि आपके पास भारत की भी नागरिकता होगी और दूसरे देश की भी होगी, नहीं होगी, भारत की ही नागरिकता होगी। एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था है, हाँ बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर एक विधायिका नहीं पाई जाती है, यहाँ पर द्विसदनीय विधायिका पाई जाती है। ये एक विशेषता के रूप में, जैसे मैंने बताया लोकसभा है, लोकसभा, और उसके साथ साथ आपको देखने के लिए मिलती है राज्य सभा, सभा। और 6 राज्यों के अंदर जो है, 6 राज्यों में आपको विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद, विधान परिषद, परिषद ये देखने के लिए मिलती हैं। तो ये सभी पॉइंट, जैसे कि विधानसभा क्या है, 6 राज्यों में ही क्यों है, लोकसभा और जो राज्यसभा है ये द्विसदनीय विधायिका क्यों है, ये सभी पॉइंट जो हैं फाउंडेशन बैच में आपके क्लियर होंगे और ऐसे ही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। तो ये एक आपका 0 से स्टार्ट किया हुआ एक बैच है जो आपको एग्जाम में जो कंटेंट पूछा जाता है वहां तक की चीजें प्रोवाइड कराएगा। तो फाउंडेशन बैच है, आप सभी पहली क्लास में जुड़े हैं तो जुड़े रहिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपने मेरा पढ़ाने का तरीका देख लिया, ऐसा ही रहेगा। और जैसे ही आप और पहली क्लास है, जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी, एग्जाम से रिलेवेंट करके जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा या आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, वो सब देखना कि आपको बहुत ही मजा आने वाला है इसमें। चलिए आगे बात करते हैं। ये सभी देखिए एक तरह से क्वेश्चन ही मैंने आपको दिखाने के लिए रखे थे कि यदि मैं कोई चीज आपको पढ़ा रहा हूं तो वहां से किस तरह से क्वेश्चन बना है, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आज की क्लास में मैं जो चीजें आपको बताना चाह रहा हूं केवल उन पर ध्यान दीजिए। देखिए, संविधान के बारे में मैंने बता दिया कि कानून के रूप में क्या है, किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है। वही बात करें, जो ये भी मैंने आपको बता दिया, लैटिन भाषा का शब्द है। संविधान जो है, यदि आपसे पूछता है विश्व का प्रथम, और जो कि बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान जो है किस देश ने अपनाया था, तो ये यूएसए ने अपनाया था, यानी कि अमेरिका ने। 1787 ईस्वी में देखिए एक फिलाडेल्फिया सम्मेलन होता है, उसके बाद 1789 ईस्वी में लागू होता है, यानी कि यूएसए का जो संविधान है वो कब लागू हुआ, तो ये 1789 ईस्वी में लागू होता है। यदि बात करें कि अलिखित संविधान, देखिए हमने पढ़ा कि लिखित संविधान सबसे पहले किस देश ने बनाया, यूएसए ने बनाया, और कब बनाया, 1789 ईस्वी में। वहीं यदि आपसे पूछता है कि अलिखित संविधान, अलिखित संविधान कैसा होता है कि क्या कोई लिखा हुआ संविधान नहीं है, तो ऐसा संविधान इंग्लैंड ने बनाया है जिसको हम अलिखित कंसीडर करते हैं। तो अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि जैसे हमारे संविधान की किताब है तो वो क्या ऐसा लिखी भी नहीं है, तो नहीं। यहाँ पर जो है, जैसे हमारे यहाँ पर बहुत सारे अधिनियम बनाए गए हैं, मानव अधिकार के लिए अलग, महिला के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, आतंकवाद के लिए अलग, तो हर चीज के लिए अलग अलग अधिनियम बनाए गए हैं। उसी तरह से जो
अलिखित संविधान होता है, उसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारे अधिनियम होते हैं जिनको लिखित संविधान के रूप में मान्यता मिलती है अलिखित एक कंबाइंड रूप में। जैसे हमारे पास 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं और 12 अनुसूची हैं। इस तरह से ये संविधान नहीं होता, ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में होता है, बहुत सारे अधिनियमों में होता है। उसी को कहा जाता है इंग्लैंड का अलिखित संविधान। ठीक है, यदि आपसे पूछता है, जो कि क्वेश्चन भी पूछा गया है, हमने पढ़ लिया यूरोप में अलिखित संविधान किसके पास है, इंग्लैंड के। लेकिन यदि पूछता है कि यूरोप का प्रथम संविधान किस देश ने लागू किया था, फिर आप नीदरलैंड मार्क करोगे। तो इस तरह से आपको मैं पढ़ाने वाला हूं और उसके साथ साथ ये सभी चीजें जो हैं आपको इस तरह के डिजिटल नोट्स में भी मिलेगी, पीडीएफ में मिलेगा। और ये दोनों बुक जो हैं आपको 1 जुलाई को पब्लिश हो जाएंगी। ये बुकें मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपको, क्योंकि 30 तारीख तक तो टेलीग्राम ही बंद है। और स्टैटिक की बुक, जिसके अंदर आपको स्टैटिक आप किसी भी लेवल के लिए पढ़ेंगे, चाहे वो एसएससी के लिए पढ़ेंगे, चाहे अन्य किसी एग्जाम के लिए, तो इस बुक के अंदर मिल जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये बुक होगी जो शिक्षा सेतु के नाम से, मैंने एक शिक्षा सेतु इस बुक का नाम रखा है, जो मेरे दूसरे चैनल का मैंने अभी हाल ही में नाम चेंज किया है, उसका नाम है तो शिक्षा सेतु के नाम से स्टैटिक बुक, और दूसरी शिक्षा सेतु के नाम से संविधान या राज व्यवस्था की जो बुक है वो आपको मेरे टेलीग्राम पर 1 हफ्ते के लिए फ्री ई बुक के रूप में मिलेगी। उसके बाद ये जो चीजें हैं ये आपको पेड रूप में मिलेंगी। ठीक है, बहुत हल्का सा इनका प्राइस होगा, जैसे 30 रुपए हो सकता है, 20 रुपए हो सकता है, बहुत सिंपल सा। अभी इनकी हार्ड कॉपी आपको मार्केट में नहीं मिलेगी, लेकिन फ्यूचर में जैसे जैसे यदि आपका साथ मिलता है तो हार्ड कॉपी भी आपको बहुत कम, नो प्रॉफिट नो लॉस पे आपको ये देखने के लिए मिलेंगे। तो बस इस क्लास के अंदर इतना ही था। उम्मीद करूंगा कि ये फाउंडेशन क्लास जो थी पहली, आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। पीडीएफ इसका भी टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अभी नहीं मिल पा रहा तो टेंशन मत लेना, 23 तारीख तक, आज तक शायद बंद कर रखा था, और 30 तारीख तक कुछ इसके फ्यूचर बंद रहेंगे, फिर आपको वहीं पर पीडीएफ मिलते रहेंगे। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्कस में है, तो एक बार ज्वाइन कर लें। पहली बार चैनल पे हैं तो इसी तरह के जो है मैं आपको कंटेंट पढ़वाने वाला हूँ, बिल्कुल एग्जाम रिलेवेंट, और चीजें बताकर चलूंगा कि ये आपके एग्जाम में यहाँ पर पूछी गई हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छी लगी है, कोई आपका भाई, कोई आपका दोस्त, या कहीं पर भी किसी ग्रुप में कोई तैयारी करने वाला बच्चा है, तो ये फाउंडेशन बैच उसको भेज दे, ताकि वो अपनी यूट्यूब पर फ्री तैयारी कर सके।